एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर 5 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 11 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट हेडलाइंस या न्यूज़ रही है फॉर द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। सो लेट्स बिगिन। सो ये हमारा फर्स्ट पेज है द हिंदू का। इसमें आप देख सकते हो कि क्या ये फर्स्ट न्यूज़ आई है आपके JNK में जो इलेक्शन है तो उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो अलायंस गवर्नमेंट बनी है उनके CM और आपके डिप्टी CM चूज कर लिए गए हैं। तो आपके CM बनाया गया है आपका फारूक अब्दुल्ला को, और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है आपका अब्दुल्ला, इसको ओमर अब्दुल्ला को। ये आपके ऐसे क्वेश्चन आपके वन लाइनर या वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो प्लीज गो थ्रू इट। हाँ, देन आपके कल हमने फेयरवेल दिया हमारे प्रिय रतन टाटा जी को। ये ऐसे पर्सन थे जिनके बारे में जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्या ही बोले। इवन यू हैव सीन कि पूरे वर्ल्ड से लोग अपनी सहानुभूति दिखा रहे थे इस चीज के लिए। पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट आया था बिकॉज ही हैज अ इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज जो बड़े बड़े लीडर थे ना, वो तक जानते थे इनको। एलॉन मस्क का आपने अगर कहीं पोस्ट देखा हो तो जब नैनो का जो सोच रखी थी ना, उसके लिए भी उन्होंने सराह करी थी। एलन मस्क जैसे एक टेक गुरु ने, टेक एक्सपर्ट ने भी। सो कुछ तो था इनमें अलग। वो तो बता ही दिया था मैंने, जैसे कि अपने आप में ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन में ना डिफरेंस होता है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इंडस्ट्रियलिस्ट आपका देश का पैसा लेके देश में ही लगाता है। बिजनेसमैन इज अ डिफरेंट थिंग, वो कहीं ना कहीं पैसा अपने घर में लगा रहा होता है। सो वो तो एक अलग ही था। इंडिया नैनो जैसा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। बाकी हिंदू का ये मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा कि पूरा एक पेज डेडिकेट करा उन्होंने। इसमें आप प्लीज अगर टाइम हो तो जरूर जाइएगा कि इनके बारे में पूरी एक इनकी फॉलो अप दे रखा है। बहुत अच्छा बता रखा है, प्लीज गो थ्रू। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ से न्यूज एनालिसिस। हेज द इंडेक्स, क्या क्या आज के द हिंदू में हेडलाइंस इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर एग्जाम। तो पहला आपका रहे एशियन ग्रुपिंग। इसकी समिट आपका हुआ है, आपका 21st समिट हुआ है एशियन इंडिया वाला। उसके बारे में बात करेंगे। देन आपका सर्क, ये एक पुराना टॉपिक रह गया था तो मैंने आज कवर कर लिया है हमारे इसमें। देन आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एक एक्सप्लेन वीडियो आएगा, तो उसको हमने यहाँ पे ही कवर कर लिया है क्योंकि ये अच्छा एडिटोरियल था और आज के एडिटोरियल कुछ खास नहीं थे। देन आपका एक हिजुल तहीर करके टेररिस्ट ग्रुप था, UAPA ने उसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है। तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज UAPA, क्या इसका एक्ट है, इसके बारे में देखेंगे। देन आपका नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर फील्ड में, वो हम देखेंगे किसको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज का जो हिंदू एनालिसिस रहेगा ना, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन तरीके में रहेगा क्योंकि जो न्यूज़ेस है ना, वो हमने ना होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करी है, ना कि ऊपर ऊपर से। जैसे एशियन ग्रुपिंग की जो मीटिंग हो रही है वो ठीक है, दैट इंडिया समिट आपका 21st हो रहा है, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में होगा कि व्हाट इज एशियन ग्रुप, कौन कौन इनके मेंबर है। और आपका मेंस के हिसाब से देखा जाए तो भाई क्यों इंडिया इसमें पार्ट लेना चाहता है जबकि वो तो इसका मेंबर तक नहीं है। सो वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप, ये हेडलाइन आई थी आपके आज के हिंदू के पेपर में। इट इज देखो, टू लुक लिंकिंग पेमेंट सिस्टम। इसके अभी इनिशिएटिव आगे आगे लॉन्च होते रहेंगे, वो हम आगे आगे डिस्कस कर लेंगे। पहले हम देखेंगे इसका बेसिक आइडिया, देखेंगे कि है क्या। ये तो हमने इसके बारे में बता रखा है कि व्हाट इज एशियन ग्रुप। सो एशियन ग्रुप आपका 10 कंट्रीज, वो भी आपका नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि एशियन ग्रुप की स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी, व्हाट वर द रीजंस, किसने करी थी, इसके फादर, फाउंडिंग फादर कौन थे। तो पहले ये बता रखा है, इट इज अ रीजनल ग्रुप दैट प्रमोट्स, ये इसके मेन गोल बोल लो, ऑब्जेक्टिव बोल लो, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन लाना। कहाँ पे, आपका साउथ एशियन रीजन में। साउथ एशियन में जो कंट्री है उनके रीजन में आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉपरेशन लाना आपस में। ठीक है, देन इसकी स्थापना हुई थी आपके 1967 में। कहाँ पे, बैंकॉक, थाईलैंड में, विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है इनकेस की भाई कौन सा डिक्लेरेशन था जिसमें एशियन ग्रुप की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इनके फाउंडिंग फादर कौन कौन थे आपके, इंडोनेशिया थे, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था, थाईलैंड था। ठीक है, देन इसकी जो मेंबरशिप है वो एनुअली रोटेट करती है विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश नेम्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये है कि बाय बाय मतलब बाइनेलिया होती है, 2 साल में 2 बार होती है कि साल में 1 बार होती है, ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। देन इसकी डाटा की टर्म्स में बात करें कि कौन की जो इसमें कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन का 6 काफी बड़ा परसेंटेज है, ये देखा जाए तो 650 मिलियन पीपल है। देन आपके GDP के टर्म्स में देखा जाए तो 2.8 ट्रिलियन होल्ड करती है जो मेंबर कंट्रीज है इसकी। चलिए ये इसके ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि एक तो पहली बात है कि 10 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, कौन कौन सी है आपकी, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है आपका, और आपका ब्रूनेई है। आप बताइएगा कि सबसे लार्जेस्ट टेम्पल
कौन सी कंट्री में लाई करता है, एक साउथ एशियन कंट्री, एशियन कंट्री भी है वो, बताइएगा आपको पता हो तो। देन आता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने कहीं से ढूंढ के निकाला कि इसको बोला जाता है निमोक्स, निमोनिक्स। तो ऐसा आप याद करने का तरीका है कि भाई 10 कंट्रीज है, 10 मेंबर कंट्रीज है, तो आप इसके थ्रू बहुत इजीली याद कर सकते हैं। क्या है इसकी शॉर्ट? टीवी क्लिप एमबीबीएस। तो टी से आपका थाईलैंड, वी से वियतनाम, देन सी से कंबोडिया होता है, एल से लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बी से बर्मा, म्यांमार पुराना नाम, देन आपका ब्रूनी और आपका सिंगापुर। ठीक है, यहाँ से आपको इजी रहेगा बहुत याद करने में। देन हम आते हैं इस पे कि इंडिया का क्या रोल है, जबकि इंडिया तो इसका पार्ट भी नहीं है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया इज अ पार्ट और नॉट एशियन ग्रुप, तो नहीं, एशियन ग्रुप का पार्ट नहीं है इंडिया। ठीक है, देन हाँ, तो इंडिया इसका पार्ट मतलब बना भी कैसे था समिट के रूप में भी, तो 1992 में स्टार्ट करा था हमने इनसे रिश्ता बनाना कहीं ना कहीं फॉर द, कहीं ना कहीं अब ये आपका पॉइंट देखोगे ना कि क्यों इसका, तो फॉर द चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी एट द बिगिनिंग। तो इसमें फिर इंडिया ने भी साथ दिया था, क्योंकि इंडिया का कोई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा सीन था। देन इसकी समिट हुई थी 1995 में, देन 2002 में भी हुई थी। क्यों? पीपल टू पीपल टाइज के लिए और आपके ट्रेड पर्पस के लिए। देन हिस्टोरिकल और कल्चर रूट्स भी है हमारी इनसे, क्योंकि अब अभी आगे बताऊंगा। देन तो देर वॉज अ नीड। ठीक है, आते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन के टर्म्स में, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू क्या होल्ड करता है एशियन और इंडिया ग्रुप। देन आपका जो एशियन ग्रुप है ना, वो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, काफी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। देन अब एफटीए साइन करा हुआ एशियन ग्रुप के साथ, 2009 में साइन करा था इन टर्म्स ऑफ आपका सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट 2014 में। ठीक है, देन हाँ ये आ जाता है आपके इन टर्म्स ऑफ पैसा, डॉलर टर्म्स। तो जो एफटीए साइन करने के बाद है ना कहीं डबल डबल कर गया था अपना ट्रेड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। देन आपका 87 मिलियन यूएस डॉलर है टिल 1920, 2019 से लेकर 2020 तक। देन आपका थोड़ा सा ये डिक्लाइन हुआ था टू 79 बिलियन, ये तो सबको पता है, ड्यू टू द आपका कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, देन हम आते हैं कि हमारा मतलब हमारा क्या फायदा है एशियन ग्रुप का, और का इंडिया का क्या फायदा है एशियन ग्रुप से। देन बात करते हैं कि कहीं ना कहीं एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाना, कहीं हमारा नेबर अच्छा नहीं है, वी हैव अ बैड नेबर। एक तरफ पाकिस्तान है, इधर चाइना आ गया, इधर बांग्लादेश से भी कुछ खास रिश्ते अच्छे नहीं है। देन आपका म्यांमार में भी मिलिट्री कू है। देन श्रीलंका का तो आप हाल देख ही रहे हैं। देन नेपाल में भी आपका काले रिवर की वजह से। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें जो हमारे बाकी बसते नेबर थोड़ा दूर ही हो बने, उनसे तो कम से कम अच्छे रिश्ते बने, तो दैट इज द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स। देन फॉर द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रीजन जरूरी हो जाता है। देन इम्प्रूव प्रेजेंस, हाँ कि वही बता रखा है, कनेक्टिविटी द एशियन कैन अलाउ इंडिया टू इम्प्रूव इट्स प्रेजेंस इन इंडिया। काफी कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेगा, ट्रेड करेगा, तो हमारे लिए ही अच्छा है वो। देन आपका कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में की क्या होता है, जैसे जो चिकन नेक कॉरिडोर है अपना इंडिया का, वो ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं वो पास है ना, छोटा पड़ता है, तो हम कनेक्टिविटी के लिए ना जो अपना बांग्लादेश है वहां से हम काउंटर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ साउथ एशियन कंट्री हम वहां पे रीच कर सके। तो हाँ, और एक बात है कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है ना इंडिया का, उनका कल्चर और वो है ना कहीं ज्यादा मिलता है आपका साउथ एशियन कंट्रीज से कंपैरेटिवली, अपने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से ज्यादा। तो दैट इज द थिंग। देन आपका कहीं ना कहीं चाइना का प्रेजेंस को कम करने के लिए बनाया गया है, इसका रीजन बता ही दिया था पहले भी। देन आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एक रीजन है, डेवलपमेंट है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। देन आपका था सर्क, ये थोड़ा पुराना रह गया था, एक टॉपिक मैंने आज कवर कर लिया इसको। तो सर्क, सर्क क्या है? सर्क इज अ, आपको बता रखा है, सर्क इज अ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है एक। इसका बेसिक फंक्शन अभी आपको बताएंगे कि इसकी जो आपकी कंपोजिशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हेडलाइन आती है कि सर्क स्टेप्स इन टू टैकल सडन सर्जेस इन पावर डिमांड। तो आप समझ गए हेडिंग से कि इसका काम है कहीं ना कहीं रेगुलेट करना, जो भी पावर सप्लाई या पावर डिमांड है किसी अपने ऑल ओवर द कंट्री के, इसको देखना होता है कि कोई सप्लाई कर रहा है, कौन डिमांड कितना रह रहा है, तो इसके थ्रू पास हो जाता है। तो इन्होंने एक बताया कि कहीं ना कहीं डिमांड पावर की बढ़ती जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था। पहले हम डिस्कस, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, न्यूज नहीं आएगी, न्यूज के बैकग्राउंड से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज सर्क। ठीक है, सर्क इज अ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और देन आपका ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बनाया गया विद द हेल्प ऑफ एक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, तो आप ध्यान रखिएगा कौन से एक्ट की हेल्प से बनाया गया था, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 से। देन आपका
पर्पस बता रखे हैं इस वाले एक्ट में विद द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस, ठीक है। देन आपका इसकी कॉम्पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव की कॉम्पोजिशन क्या है इसकी। तो बता रखा है कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर, चेयरपर्सन प्लस 4 अदर मेंबर इसमें लाया करते हैं। एंड इसमें आपके आपका अथॉरिटी हु इज एक्स ऑफिशियल, ये बता रखा है कॉम्पोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली। देन आपका इसका फंक्शन क्या है, एक तो जो जिससे सप्लाई डिमांड तो ये दिखता है। देन जो टैरिफ अप्लाई किया जाता है ना फॉर द जनरेशन ऑफ पावर, वो भी ये रेगुलेट करता है, इसका काम है उसको देखना कि अगर कोई कंपनी जो ओन कर रही है वो बताएगी कि भाई इतना खर्चा हो रहा है, इतने डिमांड है, तो वो सब ये रेगुलेट करता है। देन आपका अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं तो वो भी इसका काम है देखना कि कितना भेज रहे हैं, कितना डिमांड है, कैसे रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। देन आपका टैरिफ भी वही देखता है। देन लाइसेंस अगर किसी कंपनी को चाहिए होता है तो वो ये इसके थ्रू ही पास होता है, इसके थ्रू जो डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई जो भी इसके थ्रू करवाना पड़ता है उनको, अगर उनको इंटरस्टेट भी करना है या जो भी उनको प्रोडक्शन भी करना है तो, ठीक है। ये आपका एक आर्टिकल खत्म होता है। देन आपका ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, अच्छा एडिटोरियल लगा था मुझे, ये ऐसा एडिटोरियल है, लोग है ना इस पे ध्यान नहीं देते, ऐसी चीज पे एडिटोरियल आया था हिंदू में। तो ऐसी चीज है कि सब फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, पर मेंटल हेल्थ जो कि एक मेजर रोल निभाता है किसी भी चीज में, सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल, अब मतलब पर्सनल लेवल पे भी नहीं, मतलब ये है कि कंट्री लेवल तक पे भी वो कि बताऊंगा आपको कैसे हेल्प करता है। तो इसके ऊपर 2 एडिटोरियल आए थे, इंडिया के पर्सपेक्टिव में था, एक तो वर्क प्लेस से रिलेटेड था और आपका इंडिया एज अ वर्ल्ड के लेवल पे भी। तो इसमें हमने की पॉइंट्स इस स्लाइड में डाल दिए, वो हम डिस्कस करते हैं कि पहले बात कर लेते हैं कि हम है क्या मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की बात तो कर रहे हैं पर बेसिक डेफिनेशन क्या होती है मेंटल हेल्थ की। तो इट इज रेफर्स टू अ पर्सन इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। तो ये 3 चीजों से बन के बनती है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर ये 3 चीजें सही है तो द पर्सन इज मेंटल मेंटली फिट। देन आपका ये सब बता रखे हैं। और होता क्या है, जो पर्सन मेंटली फिट भी होता है ना तो दैट पर्सन मतलब वो है ना स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा, सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा, इमोशंस को कभी ऐसे उतार चढ़ाव आएगा तो ही कैन मैनेज एंड हेल्दी हेल्दी रिलेशनशिप्स। तो ये मेंटेन करने में आपका मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा रोल निभाता है। देन आपका वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है अगर पर्सन खुश है, मेंटली स्टेबल है, और आपका रेशनल डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी हो जाती है बिकॉज ऑफ द मेंटल हेल्थ, ठीक है। देन आपको बता रखा है कि मेंटल हेल्थ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इसमें बता रखा है कि सिर्फ ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ हमें है ना एज मच एज जैसे फिजिकल हेल्थ होती है ना, ऐसे हमें आपकी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसके बारे में डिस्कस आई क्यों करी, क्यों एडिटोरियल आया है तो क्यों, बट क्यों आया था, क्योंकि 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं इसलिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो डिसाइड करते हैं मेंटल हेल्थ पर्सन की। तो फर्स्ट आपका आ जाता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल से आप समझ ही गए होंगे किस बारे में बात कर रही है, आपका जेनेटिकली फैमिली से क्या इनहेरिट करा है आपने, या फिर आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, दैट डिसाइड योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। सेकंड आता है आपका साइकोलॉजिकली, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, अगर कोई अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस है या फिर कोई ट्रॉमा है, वो सब इसके अंदर आता है, तो उसके डिपेंड। देन आपका आता है थर्ड आता है आपका एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटली कैसा है। तो एनवायरमेंट में क्या क्या आ जाता है आपका, एक तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है आपका, भाई पर्सन वेलबींग है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, तो तभी तो वो मेंटली फिट होगा। गरीब आदमी को तो यार खाने का पैसा नहीं है, उसके पास वही नहीं है, दो दुख का खाना नहीं है, वो कहाँ से मेंटली फिट होगा। तो दैट इज द रीजन। इसमें वही आ जाता है आपका पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, भाई जिसके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, वो तो कभी मेंटली फिट रह ही नहीं सकता है। देन आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, पैसे का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, ठीक है। देन हाँ लास्ट आ जाता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसमें बहुत बड़ा है, ठीक है, पैसा भी है सब है, पर आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कि डाइट कैसी है आपकी, खान पीन कैसा है, सोते हो कि नहीं आप अच्छे से, यू टेक 7 to 8 आवर डीप स्लीप। देन आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका जो वर्क है बहुत हेक्टिक है, कैसा लाइफस्टाइल है, ठीक है। ये सब आ जाता है आपका हेल्थ। देन इसके ऊपर WHO ने एक डाटा भी रिलीज कर रखा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता रखा है, जो 300 मिलियन लोगों कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है उन्होंने फेस किया, काफी बड़ा नंबर, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। देन आपको बता रखा है कि, और ये नहीं कि रुक रहा है, ये बढ़ता जा रहा है एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है। देन आपका बता रखा है कि ये कहीं ना और इंडिया के टर्म्स में 60 to 65 मिलियन पीपल हैव कॉमन मेंटल है, ये इंडिया में तो इतना तो है ही अभी, और ये बढ़ ही रहा है कहीं ना कहीं। देन आपको बता रखा है कि जो भाई जो इनको ठीक करते हैं या फिर इनकी थेरेपी करते हैं, दे आर कॉल्ड साइकेट्रिस्ट, उनका नंबर बहुत कम है। तो हमें जरूरत कितनी है, इतनी 65,000 से लेके
75,000 तक लेके, ठीक है। बट वी आर शॉर्टेज इन दैट, डॉक्टरों में कमी है, साइकेट्रिस्ट तो कहाँ से मिलेंगे। देन आपका पॉपुलेशन के टर्म्स में बता रखा है कि 6.5 से लेकर 7% पॉपुलेशन है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रही है। और जो काफी मतलब है ना, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ साथ कम से कम 1 से 2 करोड़ लोगों को सेवर मेंटल इशू है, मतलब जो बीमारी होती है ना वो है प्रॉपर, आपका साइकोजेफेरेनिया का बाइपोलर डिसऑर्डर्स। और इस पर कहीं ना कहीं खर्चा बस कितना हो रहा है, 0.06%। बहुत कम है यार, बहुत गलत चीज़ है, काफी बढ़ाना चाहिए। सिर्फ वो है ना, पर्सनल लेवल की बात नहीं है, नेशन ग्रोथ पे भी इसका डिसीजन मेकिंग कैसी कर रहा है, रेशनल है कैसी है, वो सब इस पर डिपेंड करता है। देन आपका करंट स्टेटस क्या है, सिर्फ ये नहीं कि वर्क प्लेस में और घर में कैसा, स्कूल तक जो आपके स्कूल्स हैं जहाँ से पूरी चीज़ें स्टार्ट होती है, स्ट्रेस लेना बच्चा एक स्टार्ट करता है, वहाँ पे क्या स्टेज है। तो इसके लिए एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कंडक्ट हुआ था 15-16 में। उसने क्या डाटा बताया कि जो है ना 13 से 17 साल के बच्चे हैं ना, उसमें से जो आपके 7% के करीब बच्चे हैं ना, बहुत जेंडर्स दे आर फेसिंग द मेंटल डिसऑर्डर्स। देन आपका जो गर्ल्स के रिस्पेक्ट में बात करोगे ना, तो 26% गर्ल्स जो, एक तो भाई टाइम से पहले शादी कर देते हैं, बिलो द लीगल एज। आपकी क्या है, गर्ल्स की क्या है लीगल एज, बताइएगा क्या है, बताइएगा कमेंट्स में क्या है। देन आपका 18 है, वैसे मैं बता देता हूँ, और बॉयज़ के आपके 21 है। इस पर भी बीच में डिस्कशन चल रहा था कि किसको बढ़ा देना चाहिए, और वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। देन आपका आ रखा है कि एक सर्वे के बारे में बात करी गई थी। हाँ, यहाँ पे ये भी बता रखा है कि जो 15 से 19 साल की उम्र की लड़कियां होती है, दे आर ऑलरेडी मदर्स और प्रेग्नेंट। मतलब क्या है यार, 15 से 19 साल की लड़की। हाँ, सो 37% जो लड़के हैं और जो बिटवीन द एज ऑफ 15 to 24 है, एक्सपीरियंस फिजिकल सेक्सुअल इमोशनल वायलेंस। कितना ये नेशन ग्रो कर ले, जब तक इक्वालिटी के नाम पे ये सब चीज़ें नहीं आएगी ना, कोई फायदा नहीं है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। मतलब हमें ये नहीं कि दूसरों के बारे में बात करनी है, अपने घर में क्या हो रहा है वो भी ध्यान देना होता है, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक यूएपीए ने क्या है वो हम बात करते हैं। क्या है इसमें कि जो हिजब उत ताहिर करके कोई ग्रुप था, इसको है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। किसके द्वारा, आपका यूएपीए की तरह। ये एक एक्ट होता है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है। इसका काम होता है, तो हम बात करते हैं कि है क्या यूएपीए। तो इसका काम है कि एक तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका मेन मेन जो हैंडल करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। जो भी ऐसे लोग हैं ना जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी टेररिज्म के क्राइम में, या फिर टेररिज्म कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसको प्रमोट कर रहे हैं, या फिर किसी और तरीके से भी टेररिज्म के काम में जुटे हैं, तो दैट आर बी कॉल्ड डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। तो वो कौन करता है, आपका यूएपीए करता है। ये इसके ऊपर एक हिंदी में आर्टिकल मैंने हेडलाइन ऐड कर रखी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। देन हाँ, देन आपका नोबेल प्राइज से रिलेटेड जैसे चल ही रहा है अभी ना, नोबेल प्राइज का चल रहा है कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मेडिसिन में मिल चुका है आपका। देन आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिल चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ कि मेडिसिन में किस में मिला था आपको, माइक्रो आरएनए में, ठीक है। केमिस्ट्री में किस में मिला था, फिजिक्स में किस में मिला था, इसमें आपका एमएल में मिला था, मशीन लर्निंग में। इसमें किस में मिला था, प्रोटीन डिजाइन डेवलपमेंट में। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नाम तो आपको याद रखने किस किस को मिले। और इसके बाद फिर अब बात की लिटरेचर, तो इसके बाद इसके लिए ना मैं एक लास्ट में कंपाइलेशन वीडियो भी बना दूंगा कि भाई टोटल कैटेगरी आपके 6 है ना, तो उसके लिए एक लास्ट में वीडियो भी मैं बना दूंगा। तो इसमें बात करी गई नोबेल प्राइज किस में दिया गया, लिटरेचर में। लिटरेचर में देखिए किन को दिया गया है, आपका हैन कांग को दिया गया है। यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, देखो किस लिए दिया गया था, फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोज द फ्रेशलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अच्छा था, काफी इंटरेस्टिंग चीज पे इन्होंने बात करी है, तब जाके इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है, तो दैट इज द थिंग। हाँ, तो ये हमारे लास्ट है। हाँ, पर एक चीज रह गई है कि जो एक अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यूके चेगोस वाला जो आइलैंड है, और आपका जो मतलब मॉरिशियस है, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ चल रही है अभी, वो हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। इस पर कोशिश करूंगा कि या तो एक डिटेल्ड एनालिसिस ला दूंगा, काफ़ी अच्छी रहेगी वीडियो। सो थैंक यू, ये हमारी वीडियो थी आज की। कुछ आप सीख के जा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आगे और काम करने की। थैंक यू।